नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सड़कों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव खैरा सैड बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र। एक ही जगह पर होगी तमाम साहसिक गतिविधियां। निष्कासन के 13 महीने बाद एमएलए चैंपियन की विजय टीम में वापसी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंसीधर भगत ने की घोषणा, कहा उम्मीद है अनुशासन में रहेंगे। रुद्रप्रयाग में जिंदगी और मौत से लड़ रहे लोग, आपदा में नहीं मिल रही कोई मदद, 23 गांव के लोग कर रहे विस्थापन की मांग। नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, नैनी झील में 1 सितंबर से कर सकेंगे बोटिंग। सरकार की गाइडलाइन का करना होगा पालन। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में 106 नंबर पर रहा उत्तराखंड का सितारगंज। प्रदेश में भी दूसरा स्थान। पूर्व विधायक ने पालिका अध्यक्ष को किया सम्मानित। उत्तराखंड में चिंताजनक हो रहे हालात, 5 दिन में रोजाना मिल रहे 400 से अधिक संक्रमितों की संख्या पहुंची 15,500। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। उधम सिंह नगर के सरकारी अस्पताल में एक विवाहिता की इलाज के दौरान तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में विवाहिता को अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में विवाहिता को नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए मृतका के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शाम को पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने देर शाम को पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक ने पूजा को 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर नगर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए परिजन मृतका के पिता रविंद्रनाथ मंडल निवासी जगदीशपुर ने देर शाम को थाने में तहरीर देकर अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर जिले के कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अब तक लगभग 40,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 3,280 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 2,000 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं, तो वहीं 15 कोरोना से संक्रमितों की जिले में मौत हो चुकी है। वर्तमान समय में 700 कोरोना संक्रमितों का डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है, जिन्हें निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, सरकार अस्पताल, पंतनगर सहित प्राइवेट हॉस्पिटलों में आइसोलेशन किया गया। उधम सिंह नगर जिले में बीते दिनों खटीमा की एसडीएम और तहसीलदार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। काशीपुर में एआरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, तो वहीं रुद्रपुर के कोतवाल एसएसआई सहित 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पुलिस विभाग में जैसे ही कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए, तो एसएसपी ऑफिस में भी कोरोना की सैंपलिंग कराई गई और एसएसपी ऑफिस में भी तैनात 14 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसएसपी दफ्तर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सहित जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जिस कारण उन्हें पार्टी ने 1 साल पहले 6 साल के लिए निष्कासित भी किया था। बता दें कि अपने बड़बोलेपन को लेकर ये अधिकता सुर्खियों में ही रहे। वहीं बीते रविवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने विधायक चैंपियन की पार्टी में दोबारा वापसी कराई। भगत ने कहा कि उनसे माफीनामा मांगा गया है और साथ ही वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। इस बात की भी बात कही कि वही चैंपियन ने उत्तराखंड की जनता और पार्टी से भी माफी मांगी। कोई जब गलती करता है तो उसको गलती का एहसास कराना पड़ता है। गलती हुई, उसका एहसास कराया गया कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है, आपने गलत किया इसलिए निष्कासित। 1 वर्ष तक पूरी शालीनता के साथ रहने के बाद, लिखित क्षमा याचना करने के बाद, खेद व्यक्त करने के बाद, वर्बली कल बहुत शालीनता से अपनी बात उन्होंने रखी और बहुत ही खेद व्यक्त किया कि जो भी गलतियां हुई इसका हम खेद व्यक्त करते हैं, इसलिए अब वापस। छोटा साथी होने के नाते जनप्रतिनिधि तो बात की बात है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का सेवक हूँ
मुझसे गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था। देश में लगे लॉकडाउन के बाद 5 बार से रोजी रोटी का संकट झेल रहे नाव चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। नगर में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए पालिका ने नैनी झील में 1 सितंबर से नौकायन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को घोषित लॉकडाउन के बाद से थमा जनजीवन अनलॉक में सामान्य होने लगा है। 1 सितंबर से झील में नौकायन चालू हो जाएगा। 5 बार से आर्थिक संकट झेल रहे नाव चालक समिति सदस्यों ने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और ईओ अशोक वर्मा से संचालन को लेकर वार्ता की। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि 1 सितंबर से नौकायन की अनुमति दे दी गई है। शारीरिक दूरी और गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नौकाओं का संचालन किया जा सकेगा। वहीं नैनी झील में 222 चप्पू हैं, जबकि 90 पैडल बोट का संचालन होता है। इन नावों के संचालन से करीब 600 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। खुलने से बहुत राहत मिलेगी, आदमी का दिनचर्या चलेगा। जो आदमी भूखे की तादाद में थे उनको मतलब थोड़ा रोजी रोटी का आसार मिल जाएगा। आदमी परेशान था, हम कहाँ से रोजी रोटी कमाएंगे करके, उसको थोड़ा बहुत परिवार को चलाने के लिए कुछ मदद मिल जाएगी। एक मीटिंग होती है हमारे युवा साहब परमन जी के द्वारा, तो इसमें डिसीजन ये लिया है कि 1 तारीख से हम इनको भी परमिशन दे रहे हैं, उसके आगे हम संचालन कर सकते हैं। सुरक्षा सोशल डिस्टेंसिंग हमने कहा है वो मेंटेन करनी है, क्योंकि कोरोना चल रहा आपको मालूम ही है, तो उसमें उसका पालन पूर्ण रूप से करा जाएगा। जो पालन नहीं करे उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे। तो हमने सैनिटाइज मशीन लगा के हमने एक बोतल रख दें जिससे सैनिटाइज होता रहे टाइम में, जैसे वो आएगा ना, और जैसे जैसे एक सवारी उतरेगी तो जब दूसरा जना बैठा है तो पूरी बोट को सैनिटाइज किया जाए। उसके बाद जीवन और मौत के बीच गुजर बसर कर रहे रुद्रप्रयाग के 23 गांव के लोग परेशान हैं। वहां रह रहे परिवार वर्षों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रभावितों को राहत पहुंचाने में प्रशासन भी नाकाम दिख रहा है। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग के 23 गांव आज भी विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न गांवों में 7 टेंट हम लोगों ने लगाए, जिनमें से ज़्यादातर हमारे उशाड़ा के ताला तोक में लगाए गए हैं। पहली प्राथमिकता ये रहती है कि यदि किसी का भवन क्षतिग्रस्त होता है और उसको विस्थापित किया जाना होता है तो उसको सरकारी कोई बिल्डिंग, सार्वजनिक परिसंपत्ति है, स्कूल, आंगनबाड़ी इत्यादि के भवनों में विस्थापित किया जाता है। जहाँ इस प्रकार की सरकारी संपत्तियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं वहाँ पर टेंट इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने व मास्क न पहनने पर 100 लोगों का चालान किया। साथ ही आधा दर्जन लोगों को पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। यातायात नियमों का पालन न करने पर 1 दर्जन लोगों से जुर्माना वसूला गया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क का प्रयोग न करने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 100 व्यक्तियों के चालान कर शुल्क वसूला। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत 12 वाहनों का चालान कर संयोजक शुल्क 5,000 रुपये वसूल किए गए। बताया गया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोरोना वायरस को प्रसारण को रोकने के लिए और उस पर खतरे पाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं ताकि ये बीमारी कम से कम फैले। उसके अभियान के तहत 100 चालान जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क पे किए गए, बिना मास्क के किए गए, और एनडीएफ के भी उसमें जिन्होंने उल्लंघन किया उनकी चालान किए गए 14 चालान, और 8 चालान जो है 81 पुलिस एक्ट में किए गए हैं, और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। सितारगंज में अभिभावक संघ द्वारा फीस देने वाले विद्यालयों के खिलाफ अभियान चला रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे समेत तमाम अभिभावक संघ के लोगों द्वारा ज्ञापन और प्रदर्शन कर मनमाने ढंग से फीस मांग रहे विद्यालयों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सोमवार को विद्यालय एसोसिएशन द्वारा भी उपजिलाधिकारी के माध्यम से उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनके आदेशों के क्रम में फीस देने की बात कही गई।
दिए गए ज्ञापन में विद्यालय एसोसिएशन ने फीस न देने वाले अभिभावक संघ या कुछ नेताओं पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ छूट भैया नेता और कुछ स्वयंभू नेता अभिभावकों को विद्यालय की फीस न देने के लिए भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने स्वयंभू नेता का जिक्र किया वो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनको इतना ही नहीं पता कि निर्वाचित और स्वयंभू में क्या अंतर है। उन्होंने अपना ज्ञापन जो फीस के बारे में कंफ्यूजन की स्थिति है उसके बारे में सौंपा है कि माननीय उच्च न्यायालय का और उत्तराखंड शासन का जो शासनादेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में 106वां स्थान और उत्तराखंड में दूसरा स्थान मिलने के बाद पूर्व विधायक नारायण पाल ने नगर पालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि सितारगंज नगर को 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाले निकायों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भारत में 106वां, उत्तराखंड में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे उत्साहित होकर पूर्व विधायक नारायण पाल में नगर पालिका पहुंचकर सफाई कर्मी और पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को नगर को स्वच्छ रखने के लिए शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देखो, ये सितारगंज की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तराखंड में सेकंड नंबर पे 25 से 50 हज़ार की जो आबादी है उसमें सेकंड नंबर पे सफाई के मामले में आई है और पूरे कंट्री में 106 नंबर पे ये आई है। तो मैं बधाई देने आया था यहाँ के चेयरमैन श्री हरीश दुबे जी को और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं उन्हें बधाई देने आया था, सफाई नायकों को बधाई देने आया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बधाई देने आया था। उत्तराखंड पुलिस विभाग से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। देहरादून के एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी को पॉक्सो 8 की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सचिवालय के पास सरकारी क्वार्टर में 12 साल की बच्ची अपने मां बाप के साथ रहती है, जिसके साथ पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट में और जो आईपीसी का 376 सेक्शन है उसमें लिखी गई है। जो एक्यूज्ड है उसके हमने अरेस्टिंग कर ली है और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है और साथ ही डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो भी अपने स्तर से स्टार्ट हो रही है। नैनीताल में सरोवर नगरी का सुप्रसिद्ध 118वां श्री नंदा देवी महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव का पुराने वर्षों की तरह धूमधाम से शुभारंभ तो नहीं हुआ, परंतु संस्था के आयोजक श्री राम सेवक सभा के मंदिर कक्ष में पूजा पाठ के साथ महोत्सव शुरू हो गया। श्री राम सेवक सभा के पदाधिकारी हिमांशु जोशी ने बताया कि रात्रि में व्यवस्थित पूजा अर्चना के उपरांत कदली वृक्षों को कोरोना के संकट की वजह से बिना किसी शोभा यात्रा के सीधे नैना देवी मंदिर परिसर लाया जाएगा। और यह भी बताया गया कि 25 अगस्त की मूर्ति निर्माण किया जाएगा और 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। फिर 2 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद मूर्तियों को नैनी झील में विसर्जित किया जाएगा। हम लोग अभी इधर खमारी से कदली का वृक्ष की पूजा अर्चना करके हम लाए हैं और यह मंदिर पर भी स्थापित कर दिया गया है। कल इसकी पूजा, आज की पूजा होने के पश्चात कल मूर्ति निर्माण होगा, तब परसों प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना की जाएगी, माँ की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अष्टमी नवमी के दिन यहाँ अष्टमी नवमी दशमी के दिन माता के यहाँ पर स्थापना रहेगी और विजय दशमी के दिन इसका विसर्जन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कर दिया कि बीजेपी का कोई भी विधायक किसी भी अन्य पार्टी के संपर्क में नहीं है और आगामी होने वाले चुनाव में बीजेपी बम्पर वोट से जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी किया था कि कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक संपर्क में हैं, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने खंडन किया। विधायक हमारा किसी के संपर्क में नहीं है, कहने को किसी का मुंह नहीं रोका जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, कोई पार्टी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर रहेगी और बहुमत से सरकार बनेगी।
डोईवाला विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास के काम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा में पड़ने वाला पहाड़ी क्षेत्र, भोगपुर, धानो और इससे जुड़े तमाम गांव आज भी तमाम समस्याएं झेल रहे हैं। डोईवाला विधानसभा का हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सनगांव सिंधवाल गांव और नाही कला ग्राम पंचायत। चाहे इस क्षेत्र में आजादी के बाद भी आज तक सड़क नहीं पहुंची है। 11 किलोमीटर दूरी की सड़क अगर बन जाए तो इस क्षेत्र के 3 गांव को विकास के पंख लग सकते हैं, लेकिन वन विभाग इस गांव को सड़क से जुड़ने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला तहसील से मात्र 18 किलोमीटर दूर सनगांव सिंधवाल गांव और नाही कला गांव के तमाम लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबको सड़क का इंतजार है। डोईवाला विधानसभा का पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात के दिनों में 3 गांव की समस्या 4 गुनी हो जाती है। बीमार व्यक्ति या महिलाओं को कुर्सी में बांधकर कंधों पर ले जाते हैं, तो क्या डोईवाला विधानसभा के वीवीआईपी होने का खामियाजा भुगत रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्र के गांव, क्योंकि 74 साल के लंबे इंतजार के बाद भी तीनों गांव को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बनी। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य अटका हुआ है, जबकि सड़क का सर्वे पूर्व में हो चुका है। समस्या है, सबसे पहले तो रोड है, फिर हॉस्पिटल का समस्या तो है ही है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ रोड बन जाओ। क्योंकि जब से मैं आई शादी करके तब से मैंने जितने भी नेता आते हैं उन्हें कहा मैंने कि ना हमें कोई बहू दे रहा, ना हमारी बेटी मांग रहा कोई। यदि सड़क हो जाए तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी का कुछ भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। यदि यहाँ सड़क नहीं हो तो यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में। प्रशासन की है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ये वन विभाग। अब हम ये नहीं समझते कि पीडब्ल्यूडी की कमी है कि वन विभाग की कमी है। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी समय समय पे हर एक को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो है अधिकारी वो कोई मानने को राजी नहीं। यहाँ पे बहुत समस्या है, हमारे सड़कों की बहुत दुर्दशा है। जहाँ पे इतनी सड़कें ऐसी हो गई हैं कि हमारे यहाँ पे ना तो आने जाने का कोई साधन है, ना ही कोई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रह गए हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द सड़कों में कार्य शुरू हो, जल्द से जल्द हमारे सड़क बनेगी तो समस्या दूर हो जाएंगी सारी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे यहाँ पर लड़कियों को भी बहुत दिक्कत होती है। सनगांव नाही कला मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षेत्र के गांव के हजारों लोगों ने लंबा संघर्ष किया। तमाम नेताओं से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन आज तक सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क न बनने के कारण गांव की बेटियां और बेटों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इस सड़क विहीन इस क्षेत्र की सुध ले और गांव को विकास से जोड़े, ताकि यहां के बुजुर्गों का लंबा संघर्ष और पथराई आंखों का सपना पूरा हो सके। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद दुर्गा मल की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। माफीनामा स्वीकार कर फांसी के फंदे को छूबा। बड़ी खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद दुर्गा मल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दुर्गा मल जी ने आजाद हिंद फौज में निभाई थी अहम भूमिका। बता दें आपको कि माफीनामा स्वीकार कर फांसी के फंदे को लगाया था गले। भले ही देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हो, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूर क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। भले ही देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा ही एक गांव है नैनीताल जिले के अधौड़ा ग्राम सभा का सोनखमारी गांव, जहां आजादी के 73 साल बाद भी लोगों के लिए गाँव में सड़क आना सपना बनकर रह गई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने और खेतों में उत्पादित फल सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए खच्चरों के सहारे हर रोज करीब 10 किलोमीटर पैदल सफर तय कर मोटर मार्ग जाना पड़ता है, जिसके बाद ग्रामीण गाड़ी के द्वारा 12 किलोमीटर दूर नैनीताल पहुंचते हैं। सड़क न होने से स्कूली बच्चों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय नैनीताल का रुख करना पड़ता है। और वहीं अगर किसी बुजुर्ग या गर्भवती महिला को कोई दिक्कत होती है तो डोलियों के माध्यम से जंगल भरे पहाड़ी रास्तों में जान हथेली में लेकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी तो आलम ये रहता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। होने के कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी बीमार भी पड़ जाते हैं तो यहाँ से बगड़ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हम अकेले नहीं जा पाते। 3-4 बजे से हमें उड़ना पड़ता है, 2 बजे से हम घर का काम करके जाते हैं रात को, और फिर भी यहाँ से हमको गाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हम अकेले जा भी नहीं जाते हैं, कभी कोई घर में हो या न हो, रात या आधी रात को किसी को बुखार भी आ जाता है तो उसको ले जाने में परेशानी होती है। बहुत बड़ी समस्या है रोड की, और ज़्यादातर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आज मंडी तक जाने की हमें है, क्योंकि हमें आज भी 10 किलोमीटर पैदल अपने उत्पादित जो कच्चा सामान है उसे लेकर आज हमें पैदल गाड़ी स्टॉप तक जाना पड़ता है। जैसे कि नीचे को देखा जाए देचौरी और ऊपर बगड़ जो हमारा गाड़ी स्टॉप है वहाँ तक हमें जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। वहीं गांव के बुजुर्ग ग्रामीण नारायण सिंह मेहरा बताते हैं कि कंसर्न तो करता है ये रोड, और उधर जैसे कि जेचोरी पंगोड़े रोड अगर मार्ग बन जाएगा, यहाँ के हर व्यक्ति हर पैसेंजर को इसमें सुविधा होगी। सेना की भी सुविधा है, पहले पैदल मार्ग इसी रोड से होता था, हमने खुद देखा है। वहीं सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोग कई बार विधायक समेत मंत्रियों से मिल चुके हैं, मगर आज तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, पंगोड़ देचौरी जो मार्ग का आप जिक्र कर रहे हैं, 2006 में जब मैं इसी क्षेत्र से विधायक था, जनप्रतिनिधि था, उस वक्त यह मार्ग स्वीकृत हुआ था। और मैं आपको आपके माध्यम से आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंगोड़ देचौरी मार्ग में जो बाधाएं थी, जिस तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस में वन आपत्तियां थी, उसको हमने निस्तारण कर दिया गया है। और जो वृक्ष हैं उनको भी हमने धनराशि अवमुक्त कर दी है, पेड़ों का कटान प्रारंभ हो गया है और जल्द ही इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, टेंडर हो चुके हैं। बहरहाल अभी सड़क को लेकर ग्रामीण तरस रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा आखिर कब गाँव वालों को सहूलियत मिलेगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतपाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।